तो देखो सेमेस्टर 2 का क्लास 11 सेमेस्टर 2 टैक्सेशन का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। ये चैप्टर से सेमेस्टर 2 में 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज नहीं रहेगा, एमसीक्यूज वाला मामला हो गया है क्लियर। अब जो है वो रिटर्न रहेगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहता है वैसे ही रहेगा। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 कॉमर्स का टैक्सेशन का आज हम फर्स्ट क्लास और फर्स्ट चैप्टर आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, समझ रहे हो ना, बहुत इजी चैप्टर है, टफ है नहीं। देखो सेमेस्टर 2 में टैक्सेशन में 2 ही चैप्टर है, एग्रीकल्चरल इनकम है और तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरीज है आई गेस, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है इससे 5 मार्क्स का आएगा, उससे जो है 15 मार्क्स का आएगा। तो जाहिर सा बात है 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 मार्क्स का तो ज़्यादा टफ आएगा नहीं, ठीक है। तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिसको जो डाउट होगा वो हमसे पूछते रहेगा, ठीक है। तो देखो एग्रीकल्चरल इनकम जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में बोला गया है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड है और फ्रॉम टैक्स। क्या मतलब है? मतलब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बताया गया है कि पार्लियामेंट चाह कर भी, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह कर भी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। एग्रीकल्चर का जो मामला है उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अगर चाहे भी तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाह कर भी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा नहीं सकता। बट अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। बट इन फ्यूचर अगर चाहे तो हाँ, वो लोग के पास पावर है, वो लोग लगा सकता है। कल को मान लो योगी आदित्यनाथ या फिर ममता बनर्जी बोली कि नहीं नहीं हम लोग को एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, तो लोग लगा सकते हैं अपना अपना स्टेट पे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सोचे कि नहीं हमको एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, ही कैन नॉट। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से हटाकर स्टेट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगा। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट? सर आप बार बार अभी एग्रीकल्चरल इनकम बोल रहे, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा, एग्जेम्प्ट है। पहले ये तो बताइए एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है ना। पहले तो यही समझेंगे ना कि भाई पहले ये तो समझाइए आप कि एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है एग्रीकल्चरल इनकम का। तो इसका डेफिनेशन है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। एग्रीकल्चरल इनकम, द टर्म एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब है any rent or revenue derived from agricultural land which is situated in India used for agricultural purpose। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पैसा या इनकम, रेवेन्यू या रेंट के तौर पे, मतलब इनकम जनरेट हो रहा है, चाहे वो रेंट के तौर पे हो या रेवेन्यू के तौर पे हो, वो लैंड से, वो एग्रीकल्चरल लैंड से जो कि इंडिया में है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। क्या मतलब है सर इसका समझाइए। अब देखो हम लोग कोलकाता में रह रहे हैं, बहुत कोई हम लोग का गांव होगा, है ना। किसी का गांव जो है मुर्शिदाबाद में है, किसी का गांव जो है फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा उत्तर दिनाजपुर में है, किसी का गांव बिहार में है, किसी का गांव यूपी में है ना। तुम लोग का गांव है तो हम लोग का जो ज़मीन है उस ज़मीन में, मान लो मेरे दादा का बहुत बड़ा ज़मीन था, मेरे दादा की ज़मीन में हम क्या किए हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। तो खेती करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, खेती करके हम 1 लाख कमाए, 1 करोड़ का हम कमाए, 10 करोड़ कमाए, उसके ऊपर हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सर हम खेती नहीं कर रहे लेकिन हम उसको खेती के लिए दे कर रखे हैं, हम भाड़ा ले रहे हैं। मेरा खेत है,
मेरे पास भाई, हम शहर में काम करें, मेरे पास कहाँ टाइम जो हम जाके खेती करें। हम क्या किए ना, उसको भाड़ा में दे दिए किसी को, जिसको भाड़ा में दिए है वो वहाँ पे किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है। तो ये जो भाड़ा रेंट हमको मिल रहा है, ये मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब ये नहीं है कि खुद ही जाके खेत में कुदक गए और जाके हल जोतने लगे, नहीं। मेरे खेत में अगर कोई और भी काम कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, बट हम तो नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, हम उससे पार्टनरशिप में हैं। 50-50 होता है ना, गांव में बटैया में खेत दिया हुआ रहता है कि जो होगा भाई 50% तुम्हारा 50% मेरा होता है ना, या फिर हम भाड़ा में दे दिया, जाओ तुम उगे नहीं होगे तुम्हारा मैटर है, हमको महीना महीना इतना दे दो। आइदर इन कैश इन काइंड, कैश में भी हो सकता है कि भाई हमको महीना महीना इतना पैसा दे दो, या काइंड का मतलब ठीक है भाई गेहूं लगा हुआ है, जितना उगेगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। अब मान लो 1000 केजी गेहूं होगा, 500 केजी उसका, 500 केजी मेरा, तो ये 500 केजी का जो गेहूं हमको मिला है ये भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा ना भाई, समझ में आ रहा बात, ये भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। क्लियर हुआ पॉइंट? एनी डाउट? तो कोई भी पैसा, इनकम या रेंट आपको एग्रीकल्चरल लैंड, खेती वाली ज़मीन से मिल रहा है, चाहे खेती करके कमा रहे हो या उसको भाड़ा में दे दिए हो, वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और फ्रॉम अ मार्केटिंग प्रोसेस कैरिड आउट आइदर बाय द ओनर हिमसेल्फ और द कल्टीवेटर। कोई भी इनकम ड्राइव्ड हो रहा है, पैसा मिल रहा है आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से और फ्रॉम अ मार्केटिंग प्रोसेस, या फिर कोई मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू, समझ में आ रहा है, लैंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, उससे आप अगर पैसा कमा रहे हैं, या आप ओनर रहो या तुम कल्टीवेटर रहो, कल्टीवेटर मतलब ज़मीन किसी और का है, हम किसानी कर रहे हैं, तो भी वो एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से इनकम कहलाएगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस का क्या मतलब है? अब ये फार्म हाउस वाला वो सलमान खान वाला फार्म हाउस नहीं कि पनवेल में है जाके बैठ के आराम से, नहीं भाई, वो वाला फार्म हाउस नहीं। फार्म हाउस का मतलब होता है यहाँ पे खेत से अटैच्ड एक बिल्डिंग जिसको यूज किया जा रहा है खेती के दौरान, खेती से रिलेटेड सामान रखने के लिए, या फिर कुछ भी, मतलब खेती से रिलेटेड सामान रखने के लिए, या किसान खुद उसमें रह रहा है, ठीक है। तो उससे अगर मान लो कुछ भी इनकम तुमको जनरेट हो रहा है फार्म हाउस से, मतलब फार्म हाउस का मतलब यहाँ पे जो हम लोग टीवी में देखते हैं बंगलो टाइप में बना हुआ स्विमिंग पूल हो फार्म हाउस, वो फार्म हाउस वाला बात नहीं हो रहा है। यहाँ फार्म हाउस का मतलब होता है खेत से जुड़ा हुआ एक बिल्डिंग जिसको यूज़ किया जा रहा है खेती में, मतलब उसमें तुम ट्रैक्टर पार्क कर दिए, फसल काट के रख दिए, बीज रख दिए, समझ में आ रहा, फर्टिलाइजर्स रखे हो, तो उस फार्म हाउस से भी जो इनकम आएगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। उसी तरह इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी विल बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या मतलब है? तुम्हारे एक नर्सरी, नर्सरी किसको बोलते हैं? वो नर्सरी क्लास वाला नर्सरी नहीं बोल रहे, एक जगह है जहाँ पे तुम फूल उगा रहे हो, छोटा छोटा पौधा उगा रहे हो, अब फिर वो पौधा को बेच रहे हो, तो ये भी तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। देखते हो ना, सब भेन में सर में ले के फूल बेचता है, पौधा बेचता है, हम लोग खरीदते हैं, लगाते हैं छत में, गार्डन में, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। सैपलिंग्स मतलब बीज जो होता है, बीज बेच रहे हो, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? एनी डाउट? चलो अब आते हैं अच्छा, यहाँ बोला गया है डिटेल में, देखो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, एसेंशियल कंसिडर कंडीशंस फॉर कंसिडरिंग इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एज एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा तभी वो फार्म हाउस से जो इनकम कहला गया तो वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। नहीं तो मान लो जितना शादी बाड़ी है बोटिंग क्लब में बोल देगा ये तो मेरा फार्म हाउस है, हम भाड़ा में देके रखे, और जो पैसा कमा रहे हैं वहाँ से एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम तो उसको फार्म हाउस बना के रखे हैं। तो वैसे नहीं, तुम कोई भी हाउस को फार्म हाउस बोल दोगे तो वो थोड़ी हो जाएगा।
फार्म हाउस के इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहलाने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। वो सब क्या कंडीशंस है? पहला, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड और कल्टीवेटर। ये रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड मतलब उसके बदले में तुमको कैश में कुछ नहीं मिल रहा है, अदर देन कैश, फसल मिल रहा है या कुछ सामान दिया जा रहा है, या फिर तुम कल्टीवेटर हो। कल्टीवेटर मतलब किसान हो, समझ में आ रहा है? तो सलमान खान का पनवेल वाला जो फार्म हाउस है, तो सलमान खान क्या किसान है? नहीं। दूसरा, द फार्म हाउस शुड बी यूज एज ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और आउट हाउस। फार्म हाउस को यूज़ किया जा रहा है या तो किसान रहने के लिए यूज़ कर रहा है, स्टोर रूम के लिए यूज़ कर रहा है, या उसमें सामान रख रहा है, सब गोडाउन टाइप में यूज़ कर रहा है। छुट्टी मनानी नहीं जा रहा कि चलो छुट्टी हुआ है, दोस्त यार लोग को लेके पार्टी होगा फार्म हाउस में, नहीं। समझ में आया? तीसरा, फार्म हाउस शुड बी सिचुएटेड इन एग्रीकल्चरल लैंड और इन इमीडिएट विसिनिटी टू सच लैंड। फार्म हाउस जो है तुम्हारा या तो खेत से सटा हुआ रहना चाहिए या खेत के ऊपर रहना चाहिए, या तो खेत में ही है या खेत के एकदम करीब है। द लैंड शुड बी इन नॉन अर्बन एरिया। लैंड, वो ज़मीन गांव में रहना चाहिए। पार्क स्ट्रीट में तुम एक महल बना दोगे, बोलोगे ये मेरा फार्म हाउस है, नहीं भाई, पार्क स्ट्रीट गांव थोड़ी है। समझ में आ रहा है बात? तुम गैंगटॉक का कोई मॉल रोड जो है, मॉल रोड तो सॉरी मनाली में, गैंगटॉक में जो गांधी मार्ग है, वहाँ पे तुम जाके एक तो अच्छा सा बंगलो बना लिए, अब ये तो मेरा फार्म हाउस है। भाई वो तो शहर है, अर्बन एरिया में नहीं रहना चाहिए, रूरल एरिया, गांव देहात में होना चाहिए वो जगह। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सब कंडीशन आप फुलफिल, और ये लैंड जो है सब्जेक्ट टू लोकल रेट ऑफ टैक्स। जो अगर मान लो बिहार में, तो बिहार का जो लोकल रेट ऑफ टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आप फुलफिल करिएगा तो ही फार्म हाउस कहलाएगा, तो ही उसका इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। अच्छा, मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया। सर अर्बन एरिया और रूरल एरिया का क्या मतलब? अब मान लो कोई आदमी है जो एकदम देहात में रहता है, मतलब ऐसा गांव में रहता है जहाँ मिट्टी का पूरा घर है, उसको तुम थोड़ा ऐसे जगह लेके आओगे जहाँ पे पक्का रोड बना हुआ है, ढलाई वाला छत है, तो वो तो देख के बोलेगा अरे तेरा है तो बहुत बड़ा शहर में आ गए हम, है ना? तो उसके लिए वो बहुत शहर हो जाएगा। और जो आदमी जैसे कि कोई दिल्ली, मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, उसको तुम कोई दूसरा शहर लेके जाओगे तो वो बोलेगा हाँ भाई नॉर्मल सा, ये तो छोटा ही शहर है, हमको तो ये शहर नहीं लग रहा, गांव की तरह लग रहा है। तो देखो हम लोग कोलकाता में रहते हैं, तो हम जब मेरी एक खाला है, तो वो आंटी एक, वो छत्तीसगढ़ में रहती है, तो उनका जो घर है टाउन एरिया टाइप में, जो उन लोग के लिए शहर है, बट हम क्योंकि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे, तो हमको देख के वो गांव की तरह लग रहा था। अब वहाँ का जो आदमी, उन लोग को लगता है कि नहीं भाई ये तो शहर है। तो सबका डेफिनेशन गांव और शहर का अलग अलग होगा, है ना? तुम्हारे हिसाब से तुम बोलोगे ये तो गांव है, किसी दूसरे के हिसाब से वो शहर होगा। तो अर्बन एरिया है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? अर्बन एरिया का मतलब इनकम टैक्स में बोला गया है द एरिया विच इज सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। मतलब वो एरिया जो कि जिस एक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, जैसे कि अपना कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, सिल्लीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। तो ये सब क्या है? अर्बन एरिया है, और उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा रहना चाहिए। अपना कलकत्ता तो तोपसही का पॉपुलेशन 10 लाख है, कलकत्ता तो दूर का बात है, तो वो शहर का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा रहना चाहिए, और वो जो शहर है वो एक केएमसी नहीं, मतलब कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आना चाहिए, तब वो कहलाएगा अर्बन एरिया। ठीक है। और लैंड इज सिचुएटेड विद इन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट, मतलब वो नियरेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 8 किलोमीटर के अंदर में रहना चाहिए, 8 किलोमीटर के रेडियस में। क्लियर हुआ पॉइंट? तब वो अर्बन एरिया, अदरवाइज वो कौन सा एरिया हो जाएगा? रूरल एरिया, गांव। मीनिंग ऑफ रेंट और रेवेन्यू। रेंट और रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेंट मीन्स अ पेमेंट इन मनी और मनी इज वर्थ बाय 1% टू अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ यूज ऑफ लैंड. It is not mandatory that the recipient of rent must be the owner of the land. Any rent received by the original tenant or by the mortgage in possession of the land should be treated as rent for the purpose. Moreover, the produce received as rent is also considered as rent for the purpose of this section. The term revenue is not clearly defined in the Agricultural Act. However, any income derived from the land by performing agricultural operation is known as
रेवेन्यू। अब देखो दो है, एक है रेंट, दूसरा है रेवेन्यू। रेंट का क्या मतलब है? रेंट का मतलब है मेरा खेत में, खेत बोल रहे, मेरा गांव में 1 बीघा खेत है। हम बोले कि भाई मेरा खेत को यूज़ करो, तुम बोले हम तो शहर में रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। हम बोले काम करो, मेरे 1 बीघा ज़मीन तुम यूज़ करो, उसमें फसल उगाओ, हर महीना महीना हमको इतना पैसा दे देना, तुम ज़्यादा उगाओ कम उगाओ तुम्हारा मर्जी है। या फिर उगाओ, साल के एंड में जो भी होगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। चाहे तुमको कैश मिले या क्रॉप मिले, कैश के बदले में क्रॉप्स मिले, किस लिए मिल रहा है? क्योंकि तुम अपना लैंड को यूज करने दे रहे हो कोई दूसरा आदमी को, और वो दूसरा आदमी उसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, तब इसको बोला जाएगा रेंट। क्या बोला जाएगा? रेंट। रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू का मतलब होता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करके, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म करके, खेती करके जो भी पैसा आप कमा रहे हो उस ज़मीन से, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू को सही से डिफाइन नहीं किया गया है एग्रीकल्चरल एक्ट में, लेकिन रेंट को डिफाइन किया गया है कि आपको जो पैसा या अनाज मिल रहा है उस ज़मीन को किसी दूसरे को दे रहे हैं खेती करने के लिए, उसके बदले में, तो वो हो जाएगा रेंट। और रेंट और रेवेन्यू दोनों ही क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बेसिक ऑपरेशन, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का क्या मतलब है? बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है वो काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हल जोतना, ट्रैक्टर चला के मिट्टी को उखाड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? हल जोतना ही तो बोलते हैं ना। फिर बीज बो रहे हो, पानी डाल रहे हो ताकि फसल उगे, तो वो काम जो आप कर रहे हो, जैसे कि टीलिंग ऑफ लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं टीलिंग ऑफ लैंड। टीलिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टीलिंग ऑफ लैंड? हल जोतना है ना, खोदना, जो खेत को जो खोदते हैं, पहले तो क्या बोलते हो, भैंस करता था, भैंस बोलते हैं, क्या नाम है उसका? हाँ, बैल करता था, अभी तो ट्रैक्टर से होता है। सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बो रहे हो, ठीक है, ये सब काम जिससे क्रॉप उगे, इसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। उसके बाद एक बार क्रॉप उग गया तो तुम काट छाट करोगे, है ना, उसको मेंटेन करोगे शेप को ताकि अच्छे से ग्रो हो, प्रूनिंग करोगे, ठीक है, उसमें फिर मैन्यूअर डालोगे, खाद डालोगे ताकि और अच्छे से ग्रो हो, दवाई डालोगे ताकि कीड़ा मकोड़ा खा नहीं ले, फिर काटोगे, काट के उसको हार्वेस्टिंग जिसको बोला जाता है करोगे। ये सबको बोला जाता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है बात? वो काम जो काम किया जाता है ताकि फसल मिट्टी से उगे, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। एक बार उगने के बाद जो किया जाता है उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। क्लियर हो रहा है पॉइंट? दोनों मिलाकर ही एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है। अच्छा, कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन टूवर्ड्स एग्रीकल्चरल इनकम इन अ नटशेल। अब देखो, इन मतलब शॉर्ट में बोला गया है क्या कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि आपका इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाए। नंबर 1, इनकम जमीन से हो रहा हो, लैंड से आप पैसा कमा रहे हो, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो और वो लैंड यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। मतलब इन शॉर्ट बात मत करो, रिकॉर्ड हो रहा है, वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, ओए या फिर दूसरे रूम में बैठो। पहला, इनकम जनरेट हो रहा है फ्रॉम द लैंड। दूसरा, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। तीसरा, द लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। हम खेती कर रहे हैं, जमीन मेरा बांग्लादेश में है, नहीं क्यों भाई, इंडिया में थोड़ी है, इंडिया में जमीन रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सर अगर देखो यहाँ पे दे भी दिया है नोट में, इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सर अगर इंडिया में है तब तो वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, एग्जेम्प्टेड है। इंडिया के बाहर है तब तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा। कौन से हेड में टैक्स दिया जाएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। किसके अंडर टैक्स दिया जाएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस।
कुछ ऐसा इनकम है जो पार्टली एग्रीकल्चरल है, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल है। मतलब कुछ हिस्सा उसका एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। सर ऐसा कौन सा इनकम है जो कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल है, कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल है? ये तो बताना बहुत इजी है। हाँ सर एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल। जैसे हम पढ़ा रहे, टीचिंग कर रहे, तुम लोग से फीस ले रहे, पैसा हम कमा रहे, तो मेरा इनकम एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल है? नॉन एग्रीकल्चरल, इजी है ना। कोई खेती में काम कर रहा है, खेत में काम करके फसल उगा रहा है, फिर उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा रहा है, कौन सा इनकम हो गया? ठीक है। उसका कोई ज़मीन है जहाँ खेती हो रहा है, वो किसी को भाड़ा में दे के वहाँ से वो भाड़ा कमा रहा है, कौन सा इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये तो समझ में आ गया सर एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है। अब पार्टली एग्रीकल्चरल का मतलब क्या होता है? पार्टली एग्रीकल्चरल का मतलब होता है मिक्स्ड है। किसका? एग्री का और नॉन एग्री का, दोनों का मिक्सचर है। मतलब कुछ पोर्शन एग्रीकल्चरल इनकम है, कुछ पोर्शन। तो ये कौन सा इनकम है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। when agricultural produces like tea, coffee, rubber, sugarcane, tobacco are subjected to manufacturing process, the profit resulted from the sale of such finished goods is neither purely an agricultural income nor purely a business income. Such type of income are partly agricultural income and partly non-agricultural income. बस याद रखना है। जब तुम रबर ग्रो कर रहे हो, चाय उगा रहे हो, कॉफ़ी उगा रहे हो, गन्ना उगा रहे हो, टोबैको मतलब पान, बीड़ी, खैनी, है ना, तो टोबैको उगा रहे हो, तो ये उगा के तुम बेच के जो पैसा कमाते हो, तो ये ना ही बिजनेस इनकम है पूरा और ना ही ये एग्रीकल्चरल इनकम है। ये कुछ हिस्सा इसके एग्रीकल्चरल है, कुछ इसका नॉन एग्रीकल्चरल है, इसीलिए इसको बोला गया है पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। कौन कौन सा फिर से बोलो? टी, कॉफ़ी, रबर पता है? तो रबर उगता है, रबर जैसे हम लोग देखते हैं वैसा नहीं रहता है, रबर लिक्विड फॉर्म में रहता है। पेड़ से निकलता है। हाँ, पेड़ से निकलता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। टोबैको तो जानती ही होगी तुम लोग। अब देखो, सिंस एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम तो टैक्सेबल होगा ना। सर आप तो बताए एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर बाबू टैक्स मत दो, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल के ऊपर तो देना होगा। और अभी तो आप कंफ्यूज कर दिए ये बोल के कि ये मिक्स इनकम है। तो अब हम कैसे करके निकालेंगे? मान लो अगर हम चाय उगाए और बेच के 1000 रुपये कमाए, अब इसमें से कितना हिस्सा के ऊपर हमको टैक्स देना है, कितना के ऊपर नहीं देने, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एग्जेम्प्ट रहते तो ठीक है भाई नहीं देंगे, टैक्सेबल है तो हाँ भाई देंगे। अभी तो आप बोल दिए मिक्स है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? चलो आते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा वही चीज़ एक्सप्लेन किया है, उतना डिटेल में पूरा पढ़ने से बेटर है आप ये वाला चार्ट को याद कर लीजिए। सबके पास बुक है, बुक में चार्ट है, सर के अंदर दिमाग है, बस दिमाग को यूज़ करके चार्ट को याद करना है। इम्पोर्टेंट लर्न बाय हार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लर्न बाय हार्ट। पहला, सेल ऑफ लेटेक्स मतलब रबर, ठीक है ना, और लेटेक्स बेस्ड क्रिप्स और ब्राउन क्रिप्स और टेक्निकली स्पेसिफाइड ब्लॉक्स रबर मैन्युफैक्चर और प्रोसेस, मतलब इन शॉर्ट सेल ऑफ रबर अकॉर्डिंग टू रूल 7A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एग्रीकल्चरल इनकम है 65%, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 30। मतलब अगर आप रबर बेच के 1000 रुपये कमा रहे हो तो 1000 में से 650 नॉन, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, एग्रीकल्चरल इनकम है। 350 देना है नॉन एग्रीकल्चरल। तो रबर 65 और 65 एग्री, 35। अब आते हैं सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया, सेक्शन 7B। कॉफ़ी उगाए और क्योर्ड करके उसको बेच दिए, 75% एग्री, 25%। अब देखो कॉफ़ी जैसे उगाते साथ तो नहीं बेच दिया जाता है ना, उसमें कुछ प्रोसेसेस रहता है, प्रोसेस करने के बाद बेचा जाता है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, कॉफ़ी अलग अलग फ्लेवर का भी आता है ना, चिकोरी मिक्स्ड, ये मिक्स्ड, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स अलग अलग आता है। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड रोस्टेड
एंड ग्राउंडेड बाय सेलर इन इंडिया विथ और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स, है ना, वेनिला कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी, अलग अलग। तो अगर सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75 और 25। तो क्लियर हो गया। अगर ध्यान में रखना है ये बात कि अगर सिर्फ कॉफ़ी ग्रो हो रहा है और क्योर्ड हो रहा है, कॉफ़ी अगर ग्रो हो रहा है और क्योर्ड हो रहा है तो एग्रीकल्चरल 75, नॉन एग्रीकल्चरल 25। बट अगर उसको रोस्ट कर रहे हैं और उसमें चिकोरी मिक्स कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चरल 60% और नॉन एग्रीकल्चरल 40%। टी का सिंपल है 60 और 40, समझ में आ रहा बात। तो देखो रबर का 65, 25, टी का 60 और 40, कॉफ़ी का अगर विदाउट मिक्सिंग एनीथिंग 75, 25, मिक्स कर दे रहे हो तो वो भी 60, 40। हाँ, रोस्ट कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं उसमें फ्लेवर तो 60 और 40। अच्छा, इन केस ऑफ अदर कमर्शियल क्रॉप्स, इसको छोड़कर कोई दूसरा कमर्शियल क्रॉप है जैसे शुगर केन। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? कमर्शियल क्रॉप का मतलब जिसको आप बेचने के लिए उगा रहे हो, पैसा कमाने के लिए। टोबैको हो गया या तुम्हारा क्या बोलते हैं शुगर केन हो गया, तो ये सब तो आप बेचने के लिए कमा रहे हो, बेचने के लिए उगा रहे हो। तो अदर कमर्शियल क्रॉप्स में क्या बोला गया? मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस और बैलेंस अमाउंट। इफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल, अगर वो रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे शुगर केन को यूज़ किया जा रहा है शुगर बनाने के लिए, तो जो मार्केट वैल्यू है वो प्रोडक्ट का वो एग्जेम्प्टेड है, बाकी जो बच गया वो टैक्सेबल है। क्या मतलब है? शुगर केन का जो मार्केट में दाम है 100 रुपया, तुम बेच दिया 120 में, तो 100 रुपया नॉन टैक्सेबल, 20 जो बैलेंस कमाए हो टैक्सेबल। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रहा? मतलब इन शॉर्ट बोलेंगे ना, मुनाफा के ऊपर जो है टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो आप कमा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स या इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स है एग्रीकल्चरल इनकम का, याद रखना है, ठीक है ना, ये सबको याद रखना है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप उगा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फ्लावर उगा के बेच रहे हैं। क्रीपर्स मतलब क्या बोलते? तो मनी प्लांट और जो होता है ना, जो अलग अलग पौधा टाइप में होता है वो सब। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, तुम्हारे पास बड़ा सा ज़मीन है और वो ज़मीन में तुम दे दिए किसी को भेड़ बकरी चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए, और बदले में वो तुमको कुछ पैसा दे रहा है, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? तुम्हारा ज़मीन में अगर बकरी, खस्सी, बैल, भैंस, गाय चर रहा है और वो सब यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पस में, मतलब बैल को हम खेत में काम करवा रहे हैं, तो ये हो गया एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एसेट्रा रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अच्छा, एक काम करते हैं हम, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम जो है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्यों ना फिर क्लास वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोशिश ये करते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा कंप्लीट करवाना है, थोड़ा बहुत तुम लोग को सम्स भी करवाना है, तो लगभग 30-35 मिनट्स और लग जाएगा। तो बेटर है हम लोग यहाँ तक करते हैं आज। ये आप लोग को बाय हार्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम से हम वापस से दोबारा आप लोग का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट? अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सब इजी है एकदम, कोई तो डाउट आई डोंट थिंक डाउट होगा।